नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गुरुबख्श सिंह जी की कहानी भाभी मैना। शहर की गली के आमने सामने दो घरों के बीच मुश्किल से 3-3.5 गज का फासला होगा। पहली मंजिल की दो खिड़कियां भी आमने सामने ही खुलती थीं। एक खिड़की में से सामने की दीवार से लटका बड़ा सा शीशा दिखाई देता था। इस कमरे में बाकी चीजें भी बहुत कम थी। एक चारपाई, एक पीढ़ी, एक आले में 2-4 किताबें, कंघी, तेल और दीवार पर 1-2 तस्वीरें तथा टोकरी में 2-4 कपड़े। एक छोटा सा कमरा था। इसके सिवाय एक औरत के कोई दूसरी मूरत कम ही दिखाई देती थी। वह कभी कसीदा निकालती, कभी किताब पढ़ती, कभी सिर झुकाए बैठी रहती और कभी शीशे के सामने खड़ी होकर बहुत देर तक बालों में कंघी किया करती थी। वह दिन में कई बार कंघी किया करती थी। घर वालों का ख्याल था कि वह कंघी के पीछे दीवानी थी। उसके बाल लंबे भी बहुत थे। जब वह पीछे घूमकर बालों की लंबाई देखती तो उसे अपने बाल टखनों को छूते हुए दिखाई देते थे। अगर किसी ने रोशनी में देखे होते तो उनकी चमक का भी उसे जरूर पता होता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसे अपने बालों पर बड़ा नाज था। वह जवान थी, खूबसूरत और लंबी। सामने वाली खिड़की में से उसकी आंखों का रंग नहीं दिखाई दे सकता था, लेकिन उसकी छवि बड़ी मीठी और उदासी भरी थी। वह कितनी कितनी देर तक अपनी खिड़की की रौस पर बैठी आंसू बहाती रहती, लेकिन कभी भी खिड़की में से बाहर सिर निकालकर किसी की तरफ देखती नहीं थी। लेकिन गली की औरतों को इसकी बैठक का एहसास जरूर होता था। अगर कोई उधर से गुजरती भी थी तो उसे आवाज दे लेती थी। वह बड़े मीठे लहजे में थोड़ा झुककर जवाब देती थी। जब वह कमरे में नहीं होती थी तो खिड़की बंद हो जाती थी, लेकिन जाड़ों में तीसरे पहर, गर्मियों में करीब 12 बजे उसकी खिड़की जरूर खुलती थी। खिड़की के सामने पीठ पीछे करके वह बैठी रहती थी और कभी कभी गली में भी झांक लिया करती थी। एक लड़का जो देखने में बच्चा सा ही मालूम होता था, बस्ता थामे गली के मोड़ से आता दिखाई देता था। वह काम छोड़कर जंगले के छेदों में से उसकी तरफ ताकती रहती थी। वह लड़का भी कभी कभी ऊपर देखता था और फिर अपने घर में जा घुसता था। लड़के के सीढ़ियां चढ़ने की खट खट स्त्री के कानों में सुनाई देती थी। वह कभी उस लड़के के घर गई नहीं थी, लेकिन उसे उस लड़के के घर के जीने की सीढ़ियों की गिनती याद थी। हर सीढ़ी पर पड़ते कदमों की आवाज को सुनकर उसने जैसे कई बार अपने सीने के साथ कसकर लगाया था। दूसरे के घर में कोई दरवाजा खोलता तो वह बिना ही जान लेती कि सामने वाली बैठक में कोई आया है। बस्ता एक तरफ रखकर वह लड़का थोड़ी देर के लिए अपनी खिड़की खोलकर सामने वाली खिड़की की तरफ देखता था। स्त्री उधर नहीं देखती थी, लेकिन उसे पता रहता था कि उसकी तरफ वे आंखें लगी हुई हैं जिनका रास्ता वह रोज देखती रहती है। और अगर किसी दिन उसे स्कूल से लौटने में देर हो जाती थी तो आने जाने वाले लड़कों से पूछना चाहती थी, अरे काका क्यों नहीं आया? लेकिन उसने कभी पूछताछ नहीं की थी। काका बैठक का दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता था। इसी तरह बहुत सा वक्त बीत गया। काका अब 13 बरस का होने लगा और सामने वाली खिड़की में उसे अब दिलचस्पी ज्यादा होने लगी। एक दिन उसने माँ से पूछा, हमारे घर सभी आते हैं लेकिन सामने वाले घर से कभी कोई नहीं आया, क्यों? काका, हमारी गली में यह अकेला जैनियों का घर है। ये लोग मांस से बहुत परहेज करते हैं, इसलिए सिखों के साथ ये बिल्कुल नहीं बरतते। लेकिन माँ, हम लोग तो मांस नहीं खाते। ये समझते हैं कि सारे सिख मांस खाते हैं। तो क्या ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं, लेकिन यह दुखी सा घर है। मौत ने इस घर को उजाड़ दिया है। एक ही बेटा बच गया था, उसकी शादी की, लेकिन 2 सालों में वह भी मर गया। मरने के बाद एक बच्चा हुआ, वह भी साल भर तक जिंदा न रह सका। अब तीनों विधवा औरतें रोने धोने के लिए बच गई हैं। और वह बच्चा किसका था? मैना का, जिसने तुमने कई बार खिड़की पर बैठे देखा होगा। माँ, वह हर वक्त खिड़की में क्यों बैठी रहती है? वे लोग जवान विधवा बहुओं की बड़ी रखवाली करते हैं और घर में ज्यादा काम है नहीं। रखवाली किस लिए करते हैं? अरे यूं ही किसी के साथ घर की कोई बात कर बैठेगी, खुश जो नहीं रहती। माँ, हमारे घर जितनी औरतें आती हैं, आप कहती हैं किसी को मैं चाची कहूँ, किसी को मौसी कहूँ,
किसी को बुआ कहूँ? अगर कभी यह मिले तो उसे क्या कहकर बुलाऊं? किसे? मैना को? हाँ जी, जो खिड़की पे बैठी रहती है। यह तुम्हारी भाभी है। इसका घर वाला गली के नाते तेरा भाई लगता था, बड़ा अच्छा लड़का था। मैना? मैना यह भला किस किस्म का नाम हुआ? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस किस्म का नाम नहीं सुना। मैना वही होती है ना जो मामा जी के घर के पिंजरे में बैठी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। तोता इतना अच्छा नहीं बोलता। हाँ हाँ वही। माँ, मुझे एक मैना ले दोगी? काका अपने मामा से ही कहना। कुछ दिनों बाद काका की बैठक में एक पिंजरा टंगा था। जब वह छत पर जाता तो इस पिंजरे को भी साथ ले जाता। काका ने अपनी मैना को सिखाया। अरे मैना भाभी खिड़की में बैठी है। खिड़की वाली मैना ने कभी काका के साथ बात नहीं की थी, लेकिन उसे मैना के शब्द बहुत अच्छे लगते थे। मैना भाभी खिड़की में बैठी है। जाड़े की रातों में मैना भाभी अपने कमरे में सोती थी। इम्तिहान नजदीक होने की वजह से काका भी कुछ दिनों से बैठक में सोने लगा था। भाभी मैना को कई बार सो रहे काका की सांसों की आवाज सुनाई देती थी। वह चारपाई से उठकर बहुत देर तक इस आवाज को सुनती रहती थी। उसकी उम्र 25 वर्ष की होने लगी थी। काका अभी पूरे 13 वर्ष का भी नहीं हुआ था। वह मन ही मन कहती थी, काश कभी मुझे इस बच्चे के साथ खेलने की आजादी हो। जब यह स्कूल से लौट रहा हो उस वक्त मैं खिड़की में से सिर निकालकर इसे देख सकूं, इसके साथ बातें कर सकूं। अगर यह बीमार पड़े तो मैं इसके घर जाकर इसकी चारपाई पर बैठ सकूं। बीमारी की हालत में भला किस खराबी का डर हो सकता है? फिर वह खुद ही कहती, मुझे भला कौन इतनी आजादी देगा? मैं तो इसी कमरे में रहती रहती बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरे बाल मेरे सास के बालों की तरह भुरभुरा जाएंगे। काका की शादी हो जाएगी। यह खिड़की फिर इस तरह खुली नहीं रहेगी। फिर मैं किस इंतजार में इस अंधेरी जिंदगी के लंबे लंबे दिन और लंबी रातें काटा करूंगी। यह सोचते सोचते उसका दिल डूबने लगा। वह बिस्तर से उठकर खिड़की में गई। चांदनी रात थी। खुली खिड़की में से थोड़ी थोड़ी चांदनी काका के चेहरे पर पड़ रही थी। काका गहरी नींद में सोया था। वह ऊंची ऊंची सांस ले रहा था। मैना के मन में एक उबाल सा उठा। उसे लगा, दो घरों के बीच का फासला बहुत कम है। कितना अच्छा हो अगर दोनों खिड़कियां के बीच चारपाई डालकर पुल बांध सकूं। काश काश मैं काके के पास पहुंच जाऊं। मैं उसे जगाऊंगी नहीं, दूर से ही उसका मुंह चूमकर अपने कमरे में आ जाऊंगी। लेकिन फासला इतना कम नहीं था। उसके दिल में जितना चाव था उतनी हिम्मत नहीं थी। वह आकर चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद काका की बैठक में से आवाज आई, भाभी, भाभी मैना। वह चौंक कर उठी, लेकिन यह तो पिंजरे की मैना की आवाज थी। काका तो उसी तरह सोया पड़ा था। उसी वक्त मैना की सास पखाना जाने के लिए उठी थी। उसे मैना के कमरे में से कुछ खटर पटर सुनाई दी और उसे लगा कि उसके कानों में आवाज आई थी, भाभी, भाभी मैना। उसने मैना को आवाज दी। मैना भीतर से झट बोल उठी। सास का शक पक्का हो गया। तू सोई नहीं थी मैना? आधी रात तो बीत चुकी। नहीं, यूं ही नींद खुल गई थी। सास कमरे में आ गई। उसे सामने वाली खिड़की में कोई सोया हुआ दिखाई दिया, किसी आदमी का चेहरा। तो किससे बातें कर रही थी? मैं भला किससे बातें करूंगी? सास ने फिर सामने वाली खिड़की की तरफ देखा। वह तो सरदारों का काका है, गहरी नींद में सो रहा है, मैना ने कहा। सास चली गई, लेकिन चाहे काका बिल्कुल बच्चा था और अपनी उम्र से भी ज्यादा भोला था, लेकिन आखिर था तो मर्द का बच्चा। भला विधवाओं का क्या काम कि बच्चों की तरफ भी इस तरह देखा जाए। मैना स्कूल से लौटते हुए काका को देखती है। काका भी आते ही पहले बैठक में जाता है और खिड़की खुली रखता है। पिछले साल की बनबिस्त वह इस साल काफी बड़ा भी मालूम होता है। ये बातें ऐसी नहीं थी जिन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए। ये छोटी छोटी बदलियां कई बार काली घटाएं बन जाती हैं। आज जब काका स्कूल से लौटा तो मैना की खिड़की बंद थी। यह खिड़की अब रात के वक्त भी बंद रहने लगी। यह खिड़की काका की जिंदगी का भी एक हिस्सा बनती जा रही थी। अब उसका खेलों में इतना जी नहीं लगता। माँ से पूछने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस घर से माँ का कोई वास्ता नहीं पड़ता था। कभी कभी शादी ब्याह के मौके पर मिठाई देने दिलाने के लिए कोई उन दहलीजों को पार करता था। आज अंधेरी रात थी। मैना की खिड़की में से खटर पटर सुनाई दी, जैसे कोई चाबियां बदल बदल कर ताले में लगा रहा हो। फिर धीरे से खिड़की खुली। मैना ने उठकर दरवाजे से कान लगाए कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर गली में देखा। फिर काका की सास की आवाज सुनी। काका सो रहा था। उस अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैना की प्यार भरी निगाहें काका के अंग अंग को टोह रही थी। अगले ही क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे वह काका की चारपाई पर बैठी थी। उसके नरम बालों में उंगलियां फिर रही थी और उसे जगा रही थी। मैना के कानों में उसकी अपनी आवाज सुनाई दी, काका काका। वह भी सो रहा था। मैना कह रही थी, काका काका तेरी भाभी मैना, घड़ी भर के लिए जाग पड़ो, पल भर के लिए जाग पड़ो, पर एक एक शब्द, एक बार, सिर्फ एक बार, बस सिर्फ एक बार। काका हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैना को बड़ी शर्म आई। उसे अब पता चला कि वह अपने मन में नहीं बल्कि अपने मुंह से बोल रही थी और काका जाग उठा था। अगर कोई और भी जाग उठा तो? काका अपनी खिड़की में आ बैठा। वह भी महसूस कर रहा था कि खिड़की के अंधेरे में मैना भाभी बैठी थी। उसके दिल में कई बार आया कि वह मैना भाभी के गले में बाहें डाल दे। वह इस बात से बड़ा उदास रहता था कि खिड़की बंद क्यों रहने लगी थी। मैना भाभी, मैना भाभी। हाँ काका, मेरे सुंदर काका, लेकिन जरा आहिस्ता। आप इतने दिन कहाँ चली गई थी? मेरा कमरा हवालात बना दिया गया है, इस खिड़की में ताला लगा दिया गया है। क्यों? उस दिन तुम्हारी मैना ने मुझे आवाज दी थी, मैं उठ गई थी। मैंने समझा तुम तो मेरी शामत आई। मेरी सास भी उसी वक्त उठ बैठी। उसने सोचा मैं तुम्हारे साथ बातें कर रही थी। तो क्या हुआ? मैं कर रहा था। आप तो मेरी भाभी है ना। काका, बहुत कुछ हो गया। फाटकों में ताले लग गए, लेकिन अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस घर में मेरी यह आखिरी रात है। मैं तुम्हें मिलकर जाना चाहती थी। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मैना भाभी। आप क्यों जाग रही? मत जाइए। मैं बड़ा होऊंगा, मेरी शादी होगी, मैं अपनी बीवी को आपके पास भेजा करूंगा। वह आपको बुलाएगी, आप उससे मिलने आइएगा। फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मत जाइए। लेकिन काका, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी शादी दूर है। इस कैद खाने में इतने बरस कैसे काटे जाएंगे? जब से मेरा तुम्हारी तरफ देखना बंद किया गया है। पर आप जाएंगी कहाँ? मैं वहां आपसे मिलने आऊंगा। नहीं काका, जहां मैं जा रही हूँ वहां कोई मर्द जात मेरे से बात नहीं कर सकेगा। तो आप मत जाइए वहां। मेरे लिए और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। मैंने पूजनी साध्वी बनने का फैसला किया है। ये पूजनी क्या होती है? जैनियों की वे साधु औरतें जिनके सिर मुंडे रहते हैं, मुंह पर पट्टियां बंधी होती हैं और पैर नंगे होते हैं। ना मैना भाभी ना, आप वैसी मत बनिए। मुझे उनसे बहुत डर लगते हैं। उनकी बंधी पट्टियां कुछ और ही तरह की लगती हैं। काका, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रह गया। और मैना भाभी ने एक गेंद सी बनाकर काका की खिड़की में फेंकी। यह मेरी निशानी रखना, सुबह ढूंढ लेना। इस वक्त खटर पटर सुनकर कोई जाग न पड़े। और मैना भाभी की खिड़की बंद हो गई। काका ने ताले में चाबी घुमाने की आवाज सुनी। बाकी रात उसे नींद न आई। अगले दिन जब स्कूल से लौटा तो उसकी माँ ने बताया कि मैना बड़ी दुखी थी। रोज उसकी सास उससे लड़ती थी, ताने देती थी। मैना ने तंग आकर घर से निकल गई और पीछे एक खत लिखकर छोड़ गई कि वह पूजनी बनने जा रही है। लेकिन माँ, वह यहाँ रहकर पूजनी नहीं बन सकती। नहीं, जिसे पूजनी बनना है वह अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर के स्नातक में जाकर रहने लगती है। वे लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं। अगर उसकी नीयत पर यकीन हो जाए कि उसकी पूरी हिफाजत करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा बनाते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे जो चाहे सो करने देते हैं, फिर उसका सिर मुड़कर उसे पूजनी बना देते हैं। उसके बाद ना वह अच्छा खा सकती है, ना अच्छा पहन सकती है, ना ही मर्दों से बातचीत कर सकती है। मैना भाभी कहाँ गई होगी? अरे मालूम हो जाएगा। अगर वह किसी नजदीक के शहर में गई होंगी तो तू मुझे जाकर दिखा लाएगी। उस गांव में जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ तुम्हारी मौसी रहती है। अगर मैना वहां गई तो 2 दिन के लिए वहां हो आना। तुम्हारी मौसी तुम्हें दिखा देगी। जब कोई पूजनी बनती है तो सारे शहर में बड़ी रौनक होती है। काका ने मौसी को लिख दिया कि वह इस बात का पता रखे। 2 हफ्तों में ही सबको पता चल गया। सारी गली में मैना की बातें होती थी। बड़ी अच्छी औरत थी, किसी ने उसका माथा तक नहीं देखा। कितने खूबसूरत बाल थे, बालों की देखभाल भी कितनी करती थी। उसे मुंडा दिया जाएगा। पोटुओं में से एक एक करके सारे बाल उखेड़ लिए जाएंगे बेचारी। काका मौसी के पास पहुंच गया। उसकी मौसी आज मैना को देखकर आई थी। उसने बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे थे, गहने भी। ये गहने लोगों ने उसे उधार दिए थे। वो लोग गाना बजाना भी करवा रहे थे। जब मौसी को पता लगा कि मैना काका की गली में ही रहती है तो उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। वह हर रस्म पर जाती रही। उसने काका को बताया कि मैना को बड़ा रूप चढ़ा हुआ था। कल उसे डोली में बिठाकर शहर में घुमाया जाएगा। लोग उस पर फूल बरसाएंगे, गुलाब जल छिड़केंगे। काका अपनी भाभी को देखने के लिए बड़ा बेताब था। उसने मैना को हमेशा एक ही पोशाक में देखा था। वह उन कपड़ों में भी बड़ी अच्छी लगती थी। गहने तो उस पर बहुत फगेंगे। काका ने उसे कभी हंसते नहीं देखा था। मौसी जिक्र कर रही थी कि मैना की मुस्कुराहट बड़ी मनमोहक थी। मैना का दिया रुमाल, उसकी निशानी काका की भीतरी जेब में थी। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन वह
उस रुमाल को रोज देखता था। काका ने हिंदी के अक्षर सीख लिए थे क्योंकि मैना ने रुमाल पर हिंदी में कढ़ाई की थी। बहुत प्यारे काका को उसकी भाभी की ओर से। अगले दिन दोपहर के बाद उसकी मौसी ने बताया कि मैना की डोली निकलेगी, जिसे सारे बाजारों में घुमाया जाएगा, जो चाहे देख सकता है। अगले दिन काका ने मौसी के बाग में से बहुत से फूल तोड़कर रुमाल में बांध लिए। जब डोली चौक के नजदीक से गुजरी तो वह जानबूझकर घर के लोगों से अलग हो गया। वह सिर्फ डोली देखकर नहीं लौटना चाहता था, बल्कि सारे रास्ते उस डोली के साथ रहना चाहता था। वर्दी पहने लोग बाजे बजा रहे थे, जैनी लोग रुपए पैसों की वर्षा कर रहे थे। डोली में उसकी भाभी गहनों से लदी बैठी थी। चाहे उसका चेहरा कुछ और तरह का दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे में पहले वाली झलक भी काफी थी। इस हस्ती सूरत के मुकाबले में काका को उसकी पहले की उदास आंखें ज्यादा प्यारी लगती थी। लोग कहते थे कि इस पुजरी को कहाँ का रूप चढ़ा है, लेकिन इस आडंबर में काका को मैना भाभी के वे प्यारे नक्श पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह जब भी सोचता कि वह उसकी तरफ देख रही है, वह उस पर फूल फेंकता था। वह हाथ जोड़ देती थी, लेकिन वे हाथ काका के लिए नहीं थे। काका सोच रहा था, इतनी भीड़ में भला वह छोटा सा काका मैना भाभी को कैसे दिखाई दे सकता है। एक मोड़ में मुड़ते वक्त अचानक डोली उसके बहुत नजदीक आ गई। फूल बरसने लगे। मैना ने हाथ जोड़ दिए। उसी वक्त काका फूल बरसाने वाला था। मैना ने उसे पहचान लिया। उसकी अधमुदी आंखें खुलकर चौड़ी हो गई। उसने ध्यान से देखा, फिर हिम्मत करके डोली रोकने के लिए कहा, यह काका हमारी गली का है, मुझ पर फूल फेंकना चाहता है। उसके हाथ डोली तक नहीं पहुंच सकते। उसे 1 मिनट के लिए मेरे पास ला दो। यह एक अजब बात थी, लेकिन पुजनी मरने वाले की बात टाली नहीं जाती। ला काका, ला, तेरे ये फूल मैं ले लूं। तू बड़ी दूर से आया, मेरी गली का काका। काका बहुत खुश हुआ। मैंने भाभी ने उसे देख लिया और पास बुलाकर हाथों की अंजलि बनाकर फूल ले लिए। रुमाल भी नहीं लौटाया। काका ने सोचा भाभी निशानी रखेगी। जुलूस पासरे पर पहुंच गया। लोग विदा हो गए। मैना और उसके साथ कुछ औरतें पासरे पर चढ़ गई। सीढ़ी पर पैर रखने से पहले मैना ने देखा काका सामने की एक दुकान के तख्ते पर खड़ा है। ऊपर बड़े पुजारी के सामने मैना को बैठा दिया गया। बड़े पूजी ने पूछा, क्या तुमने अपना मन पक्का कर लिया? जी महाराज, कर लिया। तुम्हारे सारे कपड़े गहने उतार देने होंगे, फिर जिंदगी में तुम इन्हें अंगीकार नहीं कर सकोगी। जी महाराज, मुझे इनकी चाह नहीं। तुम वही कुछ खा पी सकोगी जो हमारे श्रेणी के नियम अनुसार होगा। जी महाराज, मुझे अच्छे भोजन की कोई जरूरत नहीं। मर्दों को छूना तो दूर, उनका ख्याल भी धर्म में विघ्न डालेगा, जिसे इस वक्त तुम चुन रही हो। मैना ने लंबी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा काका का रुमाल खुलता जा रहा है। रुमाल की छोर नन्ही बाहें बनकर उसकी कमर के गर्द लिपट गए। कुछ संभल कर उसने जवाब दिया, हाँ महाराज, यह भी कबूल है। अब तुम उस कमरे में जाकर इन कपड़ों को उतारकर जो कपड़े तुम्हें दिए जाएंगे उन्हें पहन लो। इसके बाद तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे और उसके बाद तुम्हारी पूजनी माता बताएंगी किस तरह पोटुओं से हर बाल नौचा जा सकता है। बालों को काटने उखड़ने का जिक्र सुनकर वह अपनी आह न रोक सके और बड़ा हौसला करके बोली, पूज्य पिताजी, क्या आप मुझे बाल रखने की आज्ञा नहीं दे सकते? यह कैसे हो सकता है? मुखिया पूज बहुत हैरान होकर बोला, मैं जानती हूँ मेरी यह अनोखी मांग है। मैना को एकदम अपने भीतर से कोई ताकत सी महसूस हो रही थी। लेकिन अगर आप मान लें, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। मेरे भीतर मालूम नहीं कौन सी गांठ रुकी हुई है। मैं आपकी ऐसी सेवक बनूंगी कि सारी कौम अचंभा करेगी, मेरे बाल ना काटे जाए। लेकिन यह बात कदापि नहीं हो सकती। तुम्हें पता नहीं था? मुझे पता था, मैं बाल कटवा लूंगी, लेकिन काटने का वक्त अब आया है। मुझे अब लग रहा है कि मेरे बाल तो जिंदा हैं, ये मेरे प्राणों में से उगे हैं। जब मैं इनमें कंघा करती थी तो ये एक झटके से मेरी टांगों को छू लेते थे। इनमें कोई जिंदा स्पर्श था। कई बरसों से मैंने सिवाय इन बालों में से के किसी से बात नहीं की। फिर वह माथा टेक कर बोली, हे परम पूज्य, एक बार अनहोनी भी करके देख लीजिए। आपको अपने फैसले पर कभी पश्चाताप नहीं होगा। मुखिया पूज का दिल पसीज गया, लेकिन पूजनी स्त्री के सिर पर बाल देखकर भला लोग क्या कहेंगे? नहीं बीबी, तुम्हारी यह बात नहीं मानी जाएगी। तो पूज्य, मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं एकांत में अपने मन को समझा लूं। मैना ने मन मजबूत करके कहा, हाँ जाओ, सामने चबूतरे पर बैठकर सोच लो। मैना उठी और धीमे से लेकिन मजबूत कदमों से सामने वाले चबूतरे पर जा बैठी। इस चबूतरे के छज्जे के नीचे बाजार था। कुछ देर बाद मैना उठी, अरे यह तो कोई अनोखी औरत है। मैंने कई औरतों की रस्म अदा की है, लेकिन इस औरत की हर बात सोच में डाल देती है। अगर यह पूजनी बन गई तो बड़ी शोहरत हासिल करेगी।
लेकिन वह चबूतरे पर खड़ी क्यों हो गई? दूसरे आदमी ने घबरा कर कहा। बड़े पुजारी ने भी देखा। मैना चबूतरे पर खड़ी हो गई। उसने अपने जूड़े में उंगलियां फेरी। जूड़ा खुल गया। बाल कमर से नीचे तक गिरने लगे। मध्यम हवा के झोंकों में बालों की रेशमी जुल्फें सरसरा रही थी। कितने लंबे बाल! ओह! सब उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े। छज्जे पर कोई औरत नहीं खड़ी थी। सब लोग नीचे पहुंचे तो बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। एक लड़का शक्त विशक्त मैना के सिरहाने बैठा था। उसने बिखरे हुए बालों को माथे से हटाकर मांग सीधी कर दी थी। काले बालों में जगह जगह सिंदूर की तरह लहू चमक रहा था। लड़के की आंखों में जार जार आंसू बह रहे थे और वह नीचे पड़ी औरत की आंखों में देख रहा था। वह आंखें खुली थी। पहले काका ने इन आंखों का रंग कभी नहीं देखा था। वे उस काली रात जैसी सियाह थी जिस रात आखिरी बार उसने काका को जगाया था, लेकिन उस रात की गहराइयों में कोई सूरज छिपा था। तभी तो उस रात वह अंधेरे में भी देख सकती थी। वे आंखें इस वक्त भी उतनी ही काली और उतनी ही रोशन थी। वे खुली हुई थी, लेकिन उनमें इस वक्त कोई सूरज नहीं था।